हम तो कहते हैं किसकी बात आप कर, एग्जाम भी आ रहा है। किसको कहते हो? सही बात है, मैंने तो टीचर को कहते हैं लेकिन अच्छा, टीचर्स टीचर्स नहीं को कहते मानते हो। पेरेंट्स वाले। अच्छा चलो, मैं फिलहाल तो आपकी दुआ कर सकती हूँ कि आपकी जिन जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मसले आ रहे हैं वो थोड़े हल हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करना है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। कल मैंने चैप्टर 4 की कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताए थे। ओके, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। और चैप्टर 5 को शुरू करने से पहले ना सिर्फ मैं चैप्टर 4 और 5 का कनेक्शन थोड़ा सा बता दूं। चैप्टर 4 में हम लोगों ने सीखा था फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मतलब हम लोगों ने किया इस चैप्टर में ये था, या ये समझने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास सिग्नल्स हों, बेशक पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक, उनको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उनके उनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और breaking down a given signal into its frequency components it is called analysis, ठीक है। तो सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ब्रेक डाउन करना, और फिर दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ी या सीखी कि जिस वक्त हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं ना सिग्नल को, उस वक्त हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और एक उसका फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम डोमेन में एक ही प्लॉट काफ़ी होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये दो प्लॉट्स या टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, अब जो चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगे। दैट इज़ अबाउट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास इनपुट पे जो सिग्नल है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब कंपोज्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हमें चैप्टर 4 चूँकि हमने कर लिया, तो हमें उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में कन्वर्ट करना तो आता है, ठीक है। तो नेचुरली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो हम इस तरह के सिस्टम्स को, इस तरह के सिग्नल्स को जब सिस्टम्स की इनपुट पे देंगे, तो हम उसकी आउटपुट कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। एनालिसिस जब हम सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम सिस्टम्स की आउटपुट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, और एक और टर्म जो इसमें बहुत दफ़ा यूज़ होगी, वो ये कि जैसे अगेन हम लोगों ने ये चीज़ 2-3 दफ़ा देखी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करना बेहतर है कि टाइम डोमेन में हम जब सिस्टम की बात करते हैं, तो हम दो हमारे पास तरीके हैं या दो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक इम्पल्स रिस्पॉन्स और एक डिफरेंशिएशन, ठीक है। टाइम डोमेन में हम इन दोनों तरीक़ों से सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका हम लोगों ने सीखा, दैट वाज जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसमें हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स को एक और तरह की रिप्रेजेंटेशन दी, उसको रिप्रेजेंट या डिनोट हम लोगों ने एच ओ जी से किया था, और इसका नाम होता है ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे सिस्टम्स के ऊपर भी। सिग्नल्स के ऊपर तो हम हेर ऑलरेडी करके देख चुके हैं। तो इसमें जो सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो हम करेंगे एच ओमेगा से, और एच ओमेगा को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और थोड़ा सा आपको इसके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम बेसिकली एच ओमेगा के थ्रू ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की फ्रीक्वेंसीज को दी जाए, किस तरह से मुराद है कि ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी लो हो सकती है, हाई हो सकती है, तो सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, अब कोई सवाल करने से पहले
इन्हीं के सवाल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं एक रिमाइंडर आपको दूं। जब हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो हम लोगों ने एक चीज़ वहाँ पे सीखी थी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन लेट्स सपोज हम एच ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर इस तरह के सिस्टम को हम एक इनपुट सिग्नल दें जो कि इस फॉर्म में हो, जी रेज़ टू पावर प्लस माइनस एन, तो उस सिस्टम की आउटपुट रेडिली डिटरमिन की जा सकती है इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप से। ये चीज़ थोड़ी सी याद है? यस मैम। ओके। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं, फिर मैं सवाल पूछती हूँ कि ऐसा ऐसा मतलब क्यों होता है। अच्छा, लेकिन अगर इनपुट इस फॉर्म में ना हो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्स ऑफ जी, और यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आती है दैट इज़ देन एक्स ऑफ जी मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ जी। लेकिन चूंकि अब इनपुट इस फॉर्म में नहीं है, जी रेज़ टू पावर प्लस माइनस एन की फॉर्म में नहीं है, और हम लोगों ने कैलकुलेशंस के लिए इसको ट्रांसफॉर्म किया था एक्स ऑफ जी में, तो हमें आउटपुट भी वाई ऑफ जी की फॉर्म में मिली है। फिर यहाँ पे हमें एक इन्वर्स प्रोसेस करना पड़ता है y ऑफ n तक पहुँचने के लिए। अच्छा, अब ये उम्मीद करते हुए कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद है या समझ आई है अभी, सवाल मेरा ये है कि ये जो सर्कल मैंने किया ना, जी रेज़ टू पावर प्लस माइनस एन, इस इनपुट में क्या ऐसी खास बात थी कि इसको जब हम लोगों ने इनपुट पे दिया, ये आउटपुट पे वैसे ही अपीयर हो गई? व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस इनपुट सिग्नल? आइगन वैल्यू। नो, आइगन वैल्यू नहीं, आइगन फंक्शन। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पर एक आइगन वैल्यू भी लिखी हुई है, वो क्या मतलब कौन सी रिप्रेजेंटेशन या कौन सी टर्म जो है वो आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ आइगन वैल्यू है? एन एक्स ऑफ एन। नहीं बेटे, एक्स ऑफ एन जो 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 कि जीरो टू पावर प्लस माइनस एन है, वो तो आइगन फंक्शन हो गया ना। आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या है? एच ऑफ जी, ठीक है, याद आया? हम लोगों ने जो स्टेटमेंट उस वक्त पढ़ी थी, या जो सिस्टम जिस तरह से काम करता है, वो ये है कि व्हेन आइगन फंक्शन इज गिवन एज एन इनपुट सिग्नल टू एन एलटीआई सिस्टम, so that eigenfunction gets multiplied with an eigenvalue and appears as output। ठीक है, थोड़ी सी जहन में आई है बात? ये आइगन वैल्यू है एच ऑफ जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोगों ने इसी इंफॉर्मेशन को, या इस ये जो बैकग्राउंड हमारा डेवलप हुआ था जी ट्रांसफॉर्म के लिए, इसी को एक्सटेंड करेंगे कि अब हमारे पास अगर एक सिस्टम है जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमारे पास मौजूद है, बाय सिस्टम आई मीन एलटीआई सिस्टम, ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को अब अगर हम इनपुट देते हैं, मैं भी फ़िलहाल एक यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ रही हूँ, मैं इसको फिल इन करूँगी थोड़ी देर में। मैं ज़रा इस इक्वेशन को पूरा कर लूँ। ओके, यहाँ पर अब हम अगर कुछ आइगन फंक्शन दें तो वी शुड एक्सपेक्ट आउटपुट एज we should expect output in the form of input multiplied with some factor, ठीक है, जो कि आइगन वैल्यू कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनपुट आइगन फंक्शन की फॉर्म में नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस के पर्पस के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, ओके, दिस एरो शुड नॉट बी है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है मैक्स ओमेगा की फॉर्म में,
लेकिन फिर हमें आउटपुट भी वाई ओमेगा की फॉर्म में ही मिलती है, जो कि सिंपली प्रोडक्ट होता है इन दो टर्म्स का। फिर हमें यहाँ पे एक इन्वर्स प्रोसेस लगाना पड़ता है वाई ऑफ एन तक पहुँचने के लिए। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जी ट्रांसफॉर्म जैसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, या पहले हम चैप्टर 3 में देख चुके हैं। अब सवाल ये है कि अब हम जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस तरह के या सिस्टम को इस नज़रिए से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आइगन फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? एक्सपोनेंशियल जो z को हमने लिखा था ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी कि ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन, मतलब प्लस माइनस भी होगा वैसे बाय द वे, ठीक है। और उसके अलावा कोसाइन फंक्शन या फिर साइन फंक्शन, मतलब जिनको हम मिला के साइनोसॉइडल फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तीन फंक्शंस हैं जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, या एक मतलब ऐसे सिग्नल्स हैं जिनमें सिंगल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन है कुछ सम ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। वो उनको भी है हम देखेंगे। लेकिन ये जो इन तीन तरह के फंक्शंस हैं ना, ये जिस वक़्त हम सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में या उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए ये 3 फंक्शंस जो हैं वो सिस्टम के आइगन फंक्शंस के तौर पे बिहेव करते हैं। तो हम लोगों ने अभी कम से कम आज के लेक्चर में तो ये चीज़ सॉल्व करनी सीखनी है कि अगर हमारे पास इनपुट इस फॉर्म में हो, तो हम आउटपुट तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा जी, एग्जांपल में अभी हमें गिवन है सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, दैट इज h of n इज इक्वल टू 1/2n, और इनपुट हमें गिवन है e⁻j π/2n, और हमने इस सिस्टम की आउटपुट निकालनी है अगर इस सिस्टम को ये इनपुट पे दिया जाए। अच्छा, पहला स्टेप हमें क्या करना चाहिए? नहीं बेटे, जी ट्रांसफॉर्म नहीं, अभी तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करना चाह रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना चाहिए, एच ओमेगा निकालना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल ये है कि क्या एच ओमेगा डायरेक्टली आप इसको देख के लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग? अच्छा चलो, मैं इस सवाल को दोबारा करती हूँ। वैसे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है, लेकिन क्या हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम इसको देख के डायरेक्टली आंसर लिख सकें? मैम ये AN UN की फॉर्म में है ना? AN UN की फॉर्म में, इसको बिल्कुल देख ठीक है। के कल शायद थोड़ा तो देखा भी था। और जी ट्रांसफॉर्म से जो बिल्कुल ठीक है। रिलेटेड है। हाँ जी, किसी ने बोलना शुरू किया था। 0.5 ओके, आई वुड राइट 1/2, लेकिन 0.5 ई रेज़ टू minus j omega ओमेगा। अच्छा e raised to power minus j omega. अच्छा, ओके, एक सवाल और मुझे जहन में यहाँ से आया। वैसे तो है, ये जो DTFT है ना, इसका टेबल भी आपकी बुक में गिवन होगा, मुझे इस वक्त याद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज कि जी ट्रांसफॉर्म का टेबल हो, ठीक है, DTFT का किसी वजह से ना हो, अब ज़ाहिर सी बात है कि उस टेबल की वजह से आपको पता है कि एच ऑफ एन, मतलब अगर इस तरह का एच ऑफ एन है तो आप उसका एच ओ जी कैसे लिख सकते हो। तो लेट्स सपोज कि एच ओ जी की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तो क्या आप एच ओमेगा की इन्फॉर्मेशन, एच ऑफ ओमेगा लिख सकते हो आप? क्या ख्याल है? यस और नो? बस जी को ही रेस बाय जे में बस ही करना है। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी को ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा से रिप्लेस करना है, तो जहाँ पर जी रेज़ टू पावर -1 आएगा, वहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। तो करना आपने यही है। मेरा ख्याल है कि टेबल होना चाहिए DTFT का, लेकिन चूंकि ये एक
यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, तो कई दफ़ा जी ट्रांसफॉर्म के टेबल से ही गुजारा कर लेते हैं लोग, तो फिर इसलिए DTFT का एक्स्ट्रा टेबल नहीं दिया जाता। अगर आपकी बुक में हुआ या नहीं भी हुआ तो मैं पूरी कोशिश इंशाल्लाह करूँगी कि मैं इसको फिर भी नेट से कहीं से देख लूँ। लेकिन अगेन चूँकि ओपन बुक एग्ज़ाम्स होने हैं तो मतलब थोड़ा-सा ये चीज़ें आप लोग खुद भी देख सकते हो। अच्छा जी, HOFN को हम लोगों ने HOF ओमेगा में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया और हमने देखना ये है कि ये अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी π/2 के ऊपर किस तरह से बिहेव करता है। तो h ऑफ π/2 वैल्यूएट करेंगे। कैलकुलेटर्स हैं आप लोगों के पास? या किसी के पास? यस मैम। अच्छा, आपने मुझे बताना है इसका आंसर। -j। -j और फर्दर अगर आप इसको कैलकुलेटर में एंटर करो ना, तो आप इसका रेक्टेंगुलर या पोलर फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हो। मेरे पास जो इसका आंसर है दैट इज़ दिस, ठीक है? अच्छा, अब हम लोगों ने HOF ओमेगा या मतलब आइगन वैल्यू तक हम पहुंच चुके हैं। अब आउटपुट निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ होगा वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट इज़ एन आइगन फंक्शन। तो हम आउटपुट को इस सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इनपुट है हमारे पास e⁻j π/2n और h ओमेगा है हमारे पास 0.8944। इसको रेडियंस में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? ये डिग्री जो 26.6 डिग्री में मैंने लिखा हुआ है इस वक्त एंगल या फेस, आउटपुट क्या बन जाएगी? अच्छा, अब इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम हो जिसका इस तरह डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स हो, और अगर आप उस सिस्टम को इनपुट पे एक ऐसा सिग्नल दोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी π/2 रेडियंस पर सेकंड है, तो वो आउटपुट पे अपीयर होगी विद समवट लेसर एम्पलीट्यूड, ठीक है? उसका एम्पलीट्यूड 1 से कम होके 0.89 रह चुका है और वो थोड़ा फेज डिले के साथ अपीयर होगा आउटपुट पे, ठीक है? और एक थोड़ी सी बात यहीं पर हमें ऐड कर देनी चाहिए कि अगर ये सवाल हमें इस तरह से गिवन होता कि मतलब सिस्टम हमें ऐसे ही गिवन होता, लेकिन इंस्टेड हमें कहा जाता कि जो इनपुट सिग्नल है दैट इज cos π/2n, ठीक है? ओके, मैंने लाइन लगाई सो दैट आई मेन श्योर कि ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। वेरिएशन इसमें ये हो सकती थी कि मैं आपको ये कहती कि इनपुट सिग्नल ये है तो अब आप लोग आउटपुट फाइंड करो, तो उसके आउटपुट निकालने का तरीका यही होता और एट द एंड जो आउटपुट लिखी जाती या कैलकुलेट होकर हमें मिलती दैट वुड हैव बीन cos π/2n minus 26.6। ओके, बात समझ आइए? तो मैम इसको जरूरत नहीं है उसमें कन्वर्ट करने की एक्सपोनेंशियल्स में नहीं, अगर आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे आपका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना, इन द सेंस कि आपकी 2 एक्सपोनेंशियल सिग्नल जब आपको मिलेंगे, ठीक है? आप एक दफ़ा इस ट्रांसफर फंक्शन नहीं, एक दफ़ा इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करोगे π/2 के ऊपर, एक दफ़ा इवैल्यूएट करोगे -π/2 के ऊपर, ठीक है? डिफरेंस कहाँ पे आएगा? मतलब π/2 के ऊपर अगर आपका ये आंसर आया तो -π/2 के ऊपर क्या आंसर आएगा? कैन समवन गेस? रुमान, आप अवेलेबल हो?
तलहा, यस मैम। तलहा ओके। तलहा, आप थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हो कि पाई/2 के ऊपर हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को वैल्यूएट किया तो ये आंसर आया। अगर -पाई/2 पे करें तो फिर क्या आंसर आएगा? मतलब कैलकुलेशंस किए बगैर आपने ज़रा गेस करना है। मैम फेस डिफरेंट हो जाएगा। फेज डिफरेंट इन द सेंस कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ओके, असद असद आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर पाई/2 के -पाई/2 के ऊपर कोई वैल्यूएट करेंगे ना तो हमारे पास यही आंसर आएगा विद डिफरेंट फेज, यानी कि 0.8944 और e⁻j 26.6। तो एक तो वो कैलकुलेशंस मतलब फालतू हो गई ना, फिर रिडंडेंट हो गई। और दूसरा जिस वक्त आप उन दोनों कैलकुलेशंस को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन तो आपने है करना होगा ना, क्योंकि आपको इनपुट को साइन की फॉर्म में मिली है तो आपने आउटपुट भी को साइन की फॉर्म में लिखनी होगी, तो आपके पास आंसर इवेंचुअली यही आएगा, ठीक है? ओके। तो इसलिए कॉज में गिवन हो तो वो एक प्रॉब्ली एक प्रॉपर प्रोसीजर तो हो सकता है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, एक और तरीका इसी सवाल को पूछे जाने का ये है कि अब हमें ओके, अभी ये जो हम लोगों ने सवाल किया था ना, इसमें हमें h(n) गिवन था सिस्टम का, ठीक है? और क्या तरीका हो सकता है सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का? सिस्टम की इंफॉर्मेशन एच एफ ओमेगा। नहीं, h(ओमेगा) में तो हम ट्रांसफॉर्म इस वक्त कर रहे हैं ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के तौर पे हमें डील करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज करना है। डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन, वेरी गुड। डिफरेंस इक्वेशन हमें सिस्टम की गिवन हो, लेट्स सपोज कि मैं एक डिफरेंस इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है? और हमें इनपुट गिवन है x of n equals to अच्छा जी, अब इस सिस्टम के को अगर ये इनपुट दी जाए तो हम आउटपुट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा? मैम पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, एक्स ऑफ एन को। वो हम बाद में करते हैं। तो पहले अच्छा ओके, ठीक है, आपकी बात ठीक है, वो पहला स्टेप तो है, वो भी हो सकता है जिस तरह से आप कह रहे हो, लेकिन हमें बहरहाल सवाल को सॉल्व करने के लिए h(ओमेगा) की इंफॉर्मेशन तो चाहिए होगी। अच्छा, इस डिफरेंस इक्वेशन को देखते हुए क्या आप h(ओमेगा) लेकर लिख सकते हो? मुझे ज़रा यस और नो में जवाब दो, फिर मैं उसके बाद अगला सवाल करती हूँ। नो मैम, नहीं, एक्स अच्छा, ऑफ क्या आप इसको देख हाँ, मैं मेरा बिल्कुल यही सवाल था, थैंक यू उसामा। मैं पूछने ही लगी थी कि ओके, h(ओमेगा) आप नहीं लिख सकते, क्या आप h(z) लिख सकते हो? यस, h(z) लिख सकते हो? नो, h(z) भी नहीं लिख सकते? समझ नहीं आई मुझे। h(z) तो लिखना आना चाहिए ना। ओके अच्छा ओके, उसामा आप मुझे ज़रा इस इक्वेशन का z ट्रांसफॉर्म लेकर इक्वेशन लिखवाओ। ओके ओके, हाँ मैम। आगे समझ मैम आ लिख गई? सकता हूँ, लिख सकता अच्छा हूँ, ठीक है, याद आ ओके। तो h(z) हाँ। हम लिख सकते हैं, तो अगर हम h(ओमेगा) ना भी लिखना है तो h(z) इवैल्यूएट करके हम वहाँ से h(ओमेगा) तक पहुँच जाएंगे। वो तो एक अम, थोड़ा सा मतलब एक स्टेप एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें करना आता ही है। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायरेक्टली लिखना है तो वो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि y ऑफ n का जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट वुड बी y ऑफ ओमेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जी ट्रांसफॉर्म वाला। x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ ओमेगा माइनस, अब ये शिफ्टेड सिग्नल है, शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म जी उसामा लिखवाइए। यहाँ पे मैं x ओमेगा लिख देती हूँ, मुझे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है।
मैम एक्सपोनेंशियल आ जाएगा -10 e raised to power minus 10 j omega. -10 माइनस ओके, अब इसको आप जैसे मर्जी लिख लो, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है क्योंकि 10 जो मेगा वुड हैव बीन बेटर, वो ज़्यादा बेहतर लगता शायद। आई डोंट नो, इट्स अप टू यू, जो जैसे आप लिखना चाहो, ठीक है। लेकिन ओके, जैसे जो मतलब हम लोगों ने कल ये देखा था कि अगर हमारे पास शिफ्टेड या डिलेड सिग्नल हो तो उसका हम ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब हम पहुंच सकते हैं h ओमेगा तक, which would be given as e to the power -10 j ओमेगा, ठीक है। अच्छा, असद आपने बीच में कुछ ज़िक्र किया था कहीं पे, जब मैंने आपसे पूछा था कि पहला स्टेप क्या होगा, तो आपने कुछ इनपुट के हवाले से ज़िक्र किया था। क्या बात आप उस वक़्त कर रहे थे? उसका मैं कह रहा था ट्रांसफॉर्म लेने का। इनपुट का ट्रांसफॉर्म लेना है? लेकिन ये तो कॉस और साइन में है, जी। तो मे बी ये हाँ, तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल आइगन सिग्नल्स में, वैल्यूज हाँ, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज़ नहीं, दे आर ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड एज आइगन सॉरी फंक्शंस। आइगन जी, फंक्शन। और दूसरा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ये चीज़ भी देखी थी। हाँ जी, जब हम लोग ये ट्रांसपेरेंसी अच्छा ये तो HOZ वाली है, सॉरी, कि सिग्नल जो होता है ना, मतलब अगर हम h ऑफ ओमेगा की टर्म से बात करें तो इट कैन अपीयर एज सम ऑफ आइगन फंक्शंस। तो उसमें फिर हम ये करते ये हैं कि एक एक करके सिग्नल को हैंडल या डील करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो आइगन फंक्शंस हैं, तो इनको बारी बारी इनकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि मतलब ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं ये क्या क्या आइगन वैल्यूज़ हमें देती हैं। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने इसको वैल्यूएट करना है h 5/10 पे। अच्छा, ये वैल्यूएट करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है। One minus 1 raised to power n. अब मेरा हाल है कि मैंने कहीं किसी जगह ना प्लस माइनस की थोड़ी गलती की है। लेट मी सी। अच्छा, इधर मैं इधर प्लस लगा रही हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी कि आपको इनकन्वीनियंस हुई, लेकिन इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने इसको माइनस लगाया था। अच्छा, अब आप इसको ज़रा प्लीज़ रिकैलकुलेट करें। जी, अब ये प्लस मैंने लगाया, अब आप ज़रा इसको रिकैलकुलेट करो कि क्या आता है। अच्छा, अभी रबिया आपने जवाब दिया था। आई एम नॉट श्योर कि किसने जवाब दिया अभी। Ma'am, 1 plus minus 1 raised to power n. नहीं बेटे, मैं अभी बताना चाहती कि एन इसमें नहीं है ना। इस एक्सपोनेंशियल को अगर आप देखो ना, एक मिनट सॉरी, इस एक्सपोनेंशियल को अगर आप देखो ना तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर -10 j ओमेगा है, तो सिर्फ ओमेगा की जगह हमने π/10 डाल दिया, इसमें n नहीं है। अच्छा, शायद रुमान आपने जवाब दिया है। रुमान, यस, एम आई करेक्ट? तो मैम ये जो 10 π/10 वाला है, तो वो दूसरे 10 से कैंसिल नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब मैंने कैलकुलेशन तो आगे ऊपर छोड़ी है ना, कैंसिल होगा। अच्छा रुमान, आपने 2 का जवाब दिया था। आई मीन वाज इट रुमान और समवन एल्स? नो मैम, उसामा। उसामा। अच्छा, ओके। अच्छा उसामा, मैंने 2 का आंसर तब आता जो मतलब ऑल मैंने माइनस लगाया हुआ था ना उसके साथ, मैंने अब इसको प्लस कर दिया, सॉरी। तो ये 0 हो जाएगा ना फिर तो। जी मैम, 0 आ गया।
ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन मैम मुझे एक समझ नहीं आई, मेरा बताइए। कैलकुलेटर ये एरर देता है जब मैं एक्सपोनेंशियल मैम करता ये हूँ। रेडियंस में आई थिंक करें तो ठीक हो जाता है। फिर यूलर आइडेंटिटी डायरेक्टली भी लग सकती है। आइलर आई डोंट नो कैलकुलेटर के मॉडल्स में डिफरेंस होगा। अच्छा चलो क्या नाम है सर, आप ट्राई करो। किसी ने सजेस्ट किया है कि रेडियंस में आप एक्सप्रेस करो या रेडियंस के मोड में रखो कैलकुलेटर को, फिर ट्राई करो, क्योंकि ये इस तरह की कैलकुलेशंस तो बहुत सारी होंगी। फिर अगर आपका कैलकुलेटर आपको एरर देता रहा ना, फिर आपके लिए टाइम पे सवाल सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, जो दूसरा आइगन फंक्शन हमें गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 पे आप इवेल्युएट करेंगे इसी फंक्शन को। मैम ये रेडियन में भी एरर आ रहा है हमारे पास। एरर क्यों आ रहा है? आपने कैलकुलेटर को पहले इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है? हो Yes, सकता है sir. आप ठीक तरीके से एंटर ना कर रहे हो। हाँ ये हो सकता है। मैं इतना अर्सा हो गया कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, अब असल में मैं आपसे ये नहीं कह सकती ना कि आप उसको मैटलैब में करके देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर आपके लिए वो मल्टीपल फंक्शनिंग मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये है कि चलेगा, मैं देख लेता ओके। हूँ। अच्छा वैसे मेरा सवाल है, आप फिर कैलकुलेटर से इस्तेमाल नहीं करते तो क्या करते हो? मैटलैब वगैरह यूज़ करते हो? मैम मैंने सॉल्व किए, मैं अच्छा, आंसर बताऊं? जी ज़रूर, थैंक यू। 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2 जे। 3 नहीं, ये 3/2 नहीं आता। आपका 0.5 के साथ माइनस नहीं आ रहा? माइनस 0.5 नहीं आ रहा आपका? तो मैम मैंने साइन की गलती कर दी। हाँ, तो यहाँ पे 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। और साथ आपने बताया 3/2 का अंडर रूट, वो मतलब मेरे पास तो है वो, चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो मैं वही लिख देती हूँ। और न्यूमेरिकल से मुराद है कि फ्रैक्शनल वैल्यू है। अच्छा, ये आंसर आता है इसका। अच्छा, यू सीरियसली नीड टू स्टार्ट यूजिंग योर कैलकुलेटर्स, ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, और ये जब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब आंसर क्या आएगा? आंसर लिखवाना है मुझे आपने। दो आइगन फंक्शंस हमारे पास इनपुट सिग्नल में थे, ठीक है, कॉस पाई बाय एन और साइन का फंक्शन पाई बाय 3 फ्रीक्वेंसी के साथ। हम लोगों ने इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को वैल्यूएट किया, हमारे पास आइगन वैल्यूज़ भी आ गई, और अब हमने आउटपुट लिखनी है। आउटपुट लिखवाइए मुझे। मैम ये पहले वाला जो हमारे पास आया रिस्पॉन्स वो जी, तो जीरो कर देगा वो ना, ज़ीरो कर देगा, बिल्कुल ठीक कॉस है। को। या इसको इस तो ये तरह से, सॉरी साइन वाला सॉरी ऐसा, एक मिनट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम cos पाई बाय एन या पाई बाय 10 की फ्रीक्वेंसी, पाई बाय 10 रेडियंस पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी इस तरह के सिस्टम के इनपुट पे देंगे तो वो उसको एलिमिनेट कर देगा, उसको आउटपुट पे अपीयर नहीं होने देगा। जी ऐसा, आप कंटिन्यू करो।
साइन वाला पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एच ऑफ वाई बाय नॉट एज इट इज एम्पलीट्यूड में तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो साइन को हम लोगों ने दिया था ना इनपुट पे दैट वाज विद एम्पलीट्यूड 3 तो उसके एम्पलीट्यूड में तो चेंज नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 1 है तो इसका एम्पलीट्यूड वही रहेगा फेज में चेंज इस तरह से आएगा कि ऑलरेडी इट वाज appearing or was being given to the input to the system with phase pi by 10 और अब इसमें कुछ मज़ीद फेज जो है वो ऐड हो जाएगा ओके ठीक है तो इसको हम अच्छा ये इसको यहाँ पे ना फेज लिखने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ जहन में रहे कि अगर इनपुट में कोई फेज मौजूद हो कोई फेज डिफरेंस तो वो अपनी जगह पे रहता है उसमें कुछ मज़ीद फेज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है मसलन एक छोटी सी बात है कि अगर ये फेज अगर -π/10 होता तो इसका मतलब ये होता कि ये इनपुट की फेज को ख़त्म कर रहा है ठीक है फिर इनपुट में जो भी फेज डिफरेंस था वो ख़त्म हो जाता फिर अच्छा ये दो सवाल आपको समझ आ गए हैं यस ओके अब मैं ना थोड़ा सा एक इन दोनों सवालों के मुकाबले में एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सवाल की तरफ जाने लगी हूँ ठीक है और ये सवाल मैंने आपसे इस तरह का नॉट एग्जैक्टली ये वाला सवाल पूछना ज़रूर है इसलिए इसको आपने ज़रा समझना भी अच्छे तरीके से है और ना समझ आए तो पूछना भी है क्योंकि ये सवाल मैंने पूछना है आपसे ओके अब हमें इनपुट जो है ना वो गिवन है प्लॉट की फॉर्म में ठीक है और मेरे पास इसका फ़िलहाल एक साइकिल बना हुआ है यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 0.5 है ठीक है और ये बता पीरियोडिक सिग्नल है अच्छा n कितना है इसका अच्छा मैं पहले सिस्टम भी मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए n equals to 4 n equals to 4 ठीक है अच्छा जी ये हमारे पास LTI सिस्टम है और इस LTI सिस्टम को ये इनपुट जो है ना वो दी जाएगी तो हमने या सवाल ये है कि अगर इस LTI सिस्टम को या फिर IIR सिस्टम को ये इनपुट दी जाए तो इसका इसका रिस्पॉन्स या इसकी आउटपुट क्या आएगी अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद हाँ हमेशा याद रखनी है आपके जहनों में ज़रूर होगा लेकिन आपको शायद भूल चुका हो या अभी फ़िलहाल आप या रिकॉल ना कर पा रहे हो हमें वो हाँ जी अगर हम LTI सिस्टम्स को पीरियोडिक इनपुट दें तो वी ऑलवेज गेट पीरियोडिक आउटपुट ठीक है ये तो हम लोगों ने पहले कह दिया ना कि कॉज इनपुट पर देंगे या साइन इनपुट पर देंगे तो कॉज ही आउटपुट पे आएगा या साइन ही आउटपुट पे आएगा ठीक है वो तो एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की बात हो गई लेकिन जहाँ पे हम पीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसमें मल्टीपल कॉज एंड साइन सिग्नल्स होंगे तो एंड दे वुड बी एडेड टुगेदर टू क्रिएट अ पीरियोडिक सिग्नल ठीक है ना हमें मतलब ये पीरियोडिक सिग्नल नज़र आ रहा है अब ये होगा कि जब ये सिस्टम में एंटर होंगे तो इनके कुछ ना कुछ फेज डिफरेंसेस हर एलिमेंट में से हर एलिमेंट को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तो वो आउटपुट पे जब अपीयर होंगे टुगेदर तो वो रहेंगे मतलब मिलजुल के वो देंगे पीरियोडिक सिग्नल लेकिन उनकी शक्ल सूरत जो है वो डिफरेंट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द शक्ल सूरत ऑफ इनपुट सिग्नल तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब LTI सिस्टम को पीरियोडिक सिग्नल इनपुट पे दें तो आउटपुट पे हमेशा हमें पीरियोडिक सिग्नल ही मिलता है अच्छा अब इस तमहीद के बाद मेरा अब सवाल ये है कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा एच ऑफ ओमेगा निकालेंगे इससे हाँ जी बताइए एच ऑफ ओमेगा क्या होगा इस सवाल में ज़रा 2-3 स्टेप्स हैं तो मैं वन बाय वन करके लिख रही हूँ एच ऑफ ओमेगा क्या होगा
बेशक आप एच ऑफ जी अपने पास निकालो और फिर मुझे बताओ। y of omega plus 2 e raised to power minus j omega y omega. अच्छा, आप मुझे लिखवा रहे हो सारी क्वेश्चन, राइट? आप मुझे सारी क्वेश्चन का वो लिखवा रहे हो जी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे y ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय x ऑफ ओमेगा करके जो एक्सप्रेशन आता है वो लिखवा दो? One plus 1 ओवर 1 प्लस e raised to power. 2 भी तो आएगा साथ, हाँ जी, ठीक है? e रेज़ टू पावर हाँ 2 e raised to power e raised to power minus माइनस j omega. माइनस जी ओमेगा, परफेक्ट। ये आ गया हमारे पास एच ओमेगा। मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है, लेकिन चूंकि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स इसको कर पाए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर जब जब बाकी लोग भी इसको देखेंगे तो वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पहुँच सकते तो ये काम करना कि इसका जी ट्रांसफॉर्म लेना इस इक्वेशन का, आपके पास एच ओ जी आएगा, उस एच ओ जी से आप एच ओमेगा तक पहुँच सकते हो जी। दूसरा स्टेप क्या होगा? x of n को एक्स क्या करेंगे? x of n से x of omega. ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्म तो करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म अब ज़रा स्पेशल तरीके से होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है प्लॉट की फॉर्म में, ठीक है? आपको लगाना पड़ेगा इसके ऊपर DTFS बिकॉज इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, और आपको निकालने पड़ेंगे C ऑफ केस। मैं C ऑफ केस जो है ना यहाँ पर उनके कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं हमारे पास कि हम इसको सारे वैल्यूएट कर सकें। आपने बहरहाल इसको वैल्यूएट करके देखना है। C ऑफ 0 मेरे पास है 0.375, C ऑफ 1 इज़ 0.125, C of 2 is again 0.375, C of 3 is 0.125। अब ये सवाल वैसे तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मतलब दिस पार्ट इज़ नॉट, इनकी जो मैं करने लगी हूँ दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन इन कोफिशिएंट्स को देखते हुए कि आप एक्स ऑफ एन की इक्वेशन लिखवा सकते हो मुझे? Zero point 375 0.375 125 e raised to power 375 minus हाँ, omega सॉरी उसामा ने बोला जी ओमेगा, मैं यही देखना चाह रही हूँ वो ओमेगा क्या होगा। मैं वो 1 हो जाएगा फिर नहीं 1 नहीं होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2π/4 इंटू n तो ठीक है? समझ आती है कैसे लिखा है? यस मैम। अच्छा, ओके। फिर जी कोई मुझे बताता प्लीज़, आप कंटिन्यू करें। एक और तीसरी टर्म क्या आएगी? 0.375 e की पावर j 4π/4, तो मतलब पाई n कह सकते हैं, j पाई n। j/n मैं हाँ, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे मतलब कुछ इस तरह से लिखना है हमने। यस मैम। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 0.125 e की पावर j 2π/4.3n। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में लिखने का मतलब ये है कि अगर आप n को फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में जब 0 डालते हो ना, तो आपके पास, अच्छा ओके, मुझे मैं आपसे पूछती हूँ, इस इक्वेशन में अगर आप n को 0 डालो आपको क्या मिलना चाहिए, यानी कि x को 0 क्या मिलना चाहिए आपको? मैम 0.375 हो जाएगा ना? नहीं, बाकी सब बाकी सभी होंगे ना, आपको ये इसी को हाँ जी, जो x और 0 यहाँ पे प्लॉटेड है ना, आपको वो मिलना चाहिए। 1 मिलेगा ना।
जी, अगर हम n को यहाँ 1 डालें तो क्या मिलेगा इस इक्वेशन में 1 डालने से? यानी कि 101 क्या आएगा? 0 आएगा, ये जो प्लॉटेड है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस प्लॉट को इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। ठीक है? और अगर हमारे पास सी केस हो तो हम फिर भी ये इक्वेशन बना सकते हैं। सी केस गिवन हो तो क्या हो सकता है? ये वाली इक्वेशन जैसे वो हमारे उसमें था, क्विज में था लास्ट वाले में, हाँ जी, मैं उसमें कलर कर दिया एग्जैक्टली था, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ओके। अब हमारे पास दूसरे स्टेप में हम लोगों ने मतलब एक्स ऑफ एन मतलब जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा रिडंडेंट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन बट स्टिल आई वांटेड यू टू गो थ्रू इट। तो सी ऑफ केस हमारे पास आ गए। अब इसका तीसरा स्टेप ये होगा कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वैल्यूएट करें। यहाँ बस टाइम थोड़ा सा कम है, वी वुड लाइक टू डू इट क्विकली। तो क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास? सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? ये कंपोनेंट या ये कंपोनेंट किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर है? जीरो के ऊपर। दिस इज अ डीसी कंपोनेंट, ठीक है? तो दिस वुड बी समथिंग लाइक e raised to power 0। अच्छा, मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी ताकि थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच जाए। ये हमारे पास कुछ आएगा इस तरह से। अच्छा, ये मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है? आप इसको अगर मतलब h ऑफ पाई लिखो या इसको h पाई बाय 2 लिखो तो दैट इज परफेक्टली ओके। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, अगर मेरे पास ये -1 आ रहा है तो इसको मैं फिजिक फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? मतलब ई टू पावर जे वाली जो फॉर्म है उसमें कैसे लिखा जाएगा? 1 वो ठीक है, 1 हो गया ई टू पावर नहीं, माइनस जे नहीं, जे और साथ मतलब पाए माइनस जे पाई। पाए, लेकिन सॉरी चूंकि मैंने इसे ऊपर इसको डिग्रीज में लिखा है ना, तो इसको जो है ना फिर मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है उसामा? माइनस जे नहीं आएगा। अच्छा, और फाइनली मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी है? फाइनली लास्ट में है मेरे पास 3। अच्छा, ये जो है ना चूँकि लास्ट फ्रीक्वेंसी है और बगैर कैलकुलेशंस के भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इवेल्युएट कर लिया इनपुट सिग्नल में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके लिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक, अच्छा जी। और अभी हमने इसका निकालना है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या करेंगे हम? It would be about
मतलब अब एक्चुअली हमने वायोफेन तक पहुँचना है, ठीक है? वायोफेन हमने कैलकुलेट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम जैसे हमने एक्स ऑफ एन की इक्वेशन लिखी ना, उसी तरह से वाई ऑफ एन की इक्वेशन लिख दें। मुझे थोड़ा सा आसान ये लगता है कि हम इसको इस तरह से कर लें कि सी नॉट सॉरी सी नॉट लिखना चाह रहे हैं हम वाई के लिए। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? जो x का सी नॉट था उसको मल्टीप्लाई करेंगे h ऑफ ज़ीरो के साथ। ठीक है, समझ आइए मैंने कैसे लिखा है? ओके ओके। अच्छा, तो ये मेरे पास था 1 नहीं था 0.375 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 1/3। अच्छा, इसका आंसर भी मेरे पास नहीं है, वो आप मुझे बता देना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस लंबी है, एक आध सवाल के लिए आपको शायद ऐसे करना पड़े, लेकिन उसके बाद फिर यू वुड गेट टू नो। एक चीज़ नोट करना है, मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड्स लिख रही हूँ, ठीक है? वरना वरना बेसिकली सारा लिखा जाएगा। जैसे कि आपके पास h 2π/4 क्या आया था? ये आपके पास h 2π/4 था, ठीक है? या इसको मैं ऐसे भी कह लेती हूँ, या ओके आई डोंट वांट टू मेक यू मोर कंफ्यूज। इसको फिर हम ना एंगल की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। इट्स आई गेस इट वुड बी ओके। 0.2236 और एंगल हमारे पास क्या आया था इसका? J63.43। आई गेस दैट शुड बी ओके। ठीक है, समझ आई मैंने कैसे लिखा है? यस मैम। ओके। अच्छा, अब अगेन मैं टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए ना यहाँ पर इसका बस डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ और इसका भी आंसर लिखा जाएगा इस तरह से। अच्छा नहीं, इधर कुछ और भी आना चाहिए, इधर e⁻j180 भी आना चाहिए साथ, और इसी तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरह से। ओके, अब हमारे पास ये जो है ना वाई ऑफ एन, इसके सारे DTFS कोफिशिएंट्स आ गए। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे अगर स्टॉप करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन आई वुड रियली वांट यू, यानी कि ये जो पार्ट है ना, आप दिस इज पार्ट ऑफ द आंसर, कि क्या आप वाई ऑफ एन की इक्वेशन लिख सकते हो इफ़ यू आर अवेलेबल विद ऑल दीज कोफिशिएंट्स? यस मैम, लिख सकते हो। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि लंबा है थोड़ा सा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आना ज़रूर चाहिए। अभी इससे पहले वाली जो दो एग्जांपल्स थी उससे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें एक्स ऑफ एन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में या साइनोसॉइडल सिग्नल की फॉर्म में गिवन हो तो हम आउटपुट कैसे निकालते हैं। इस सवाल में हमने ये देखा है कि आइगन फंक्शंस की फॉर्म में ही है सिग्नल, लेकिन अब हमें उसका प्लॉट गिवन है। तो पहले तो हम उसके कोफिशिएंट्स तक पहुंचेंगे, यानी उसको एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसको स्मॉलर पार्ट्स में, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में, और फिर उसको एवेल्युएट करेंगे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल बार हमें मतलब 2-3 दफ़ा मैंने आपको बताया कि इस सवाल की ज़रूर ज़रा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, ओके। यहाँ पर हम आज का मैम लेक्चर खत्म करते एक हैं। ना जी, बात करनी थी। जी असद। अब ये देखे ना, ये हमने अभी सिर्फ 4 निकाले हैं इसके हम्म कोफिशिएंट्स जो है, हम्म और जो हमारा क्विज था ना उसमें जो सेकंड पार्ट था उसमें 8 थे, वो 8 का था।
उससे मैंने इक्वेशन लिख दी हुई थी, लेकिन हम्म मैंने कहा वो टाइम नहीं था ना बचा, तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं होना ना, अच्छा तो इसके तो एक्स ऑफ एन निकालने थे मैंने सारे, तो फिर मैंने वो सारा काट के ना तो आधा ही जो है जमा करा दिया था। मुझे लगा शायद मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि वो मैं ठीक कर रहा था, लेकिन सिर्फ मैं अच्छा एक्स की तो वैल्यू आपने निकाल कर। जो काटा हुआ था पार्ट वो है आपका सोल्यूशन का हिस्सा है कि नहीं, वो आपने जमा ही नहीं कराया? नहीं मैम वो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, अब मैंने काट दिया, अब तो वो मेरी गलती है ना, मैंने काट दिया, लेकिन आधा घंटा होता है सिर्फ, तो उसमें वैसे इतना फ्रैंकली हाफ स्पीकिंग ऑफ आधा द घंटा नहीं टाइम होता। पास करना। अच्छा सॉरी, लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि वो सारे सारे बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि आधा घंटा है, 20 मिनट होते हैं। 10 मिनट सबमिशन उसके लिए होते हैं, अपलोडिंग के लिए, जो कि करते नहीं है बच्चे और बाद में मुझे अपलोड व्हाट्सएप करना हो शुरू गया, कर देते हैं। अच्छा खैर, अब बात नहीं कंटिन्यू मैं करो। आधा ही अपलोड कर, अच्छा, यानी कि आपको याद नहीं है कि जो आपने मैं पार्ट तो पिछले क्रॉस दो आउट किया दो था? महीने से आधा ही अपलोड कर रहा हूँ। ओके, चलो अगर जो क्रॉस आउट पार्ट आपने अपलोड किया हुआ है विच इज़ हाईली अनलाइकली, तो फिर उसको मैं देख लूँगी। लेकिन अगर नहीं अपलोड किया फिर कुछ नहीं हो सकेगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि मैम हम्म अब क्वेश्चन जो है वो ज्यादा होता है ना टाइम से, तो एक क्वेश्चन तक ठीक नहीं है कोई, क्योंकि ये इसमें दो होते हैं, दो में से एक ही हो रहा है, पिछले दो क्विज से मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, टाइम नहीं होता तो जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर देता हूँ एक ही बार। अच्छा मुझे है इस क्विज में भी, जैसे पिछला क्विज तो मुझे ठीक है, मुझे एक आध क्विज में मैंने टाइम ज़्यादा दिया था, इससे मुझे लगा था कि डूएबल है, मतलब 10 मिनट में एक सवाल हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मेरे जहन में कम अज़ कम ये था, मैंने ये सोच के मैम दिया आप था। क्लास से ही देख लें, क्लास में हम बिल्कुल ठीक मैम कर को रहे होते अगर हैं आपके साथ इसकी साथ। कोई क्लियर हो जाए तो फिर उसे कवर करते मैम टाइम काफी लग जाता है, 10 मिनट तो उसके लिए हैं अगर किसी को पूरा पूरा सही से आता है। और एक मुझे जो मैम लगा है ना, वो ये लगा है कि अब आप तो ये अज्यूम कर रही है ना कि हम्म ओपन बुक है, जी थोड़ा सा इस तरह का देना कि वो बच्चा जो है वो कंसेप्चुअल करके करे। जी अब ओपन बुक तो है, लेकिन हमें जो भी प्रॉपर्टी देखनी है या जो बिल्कुल हमें एग्जैक्टली याद तो नहीं है, जी वो देखने में भी टाइम लग जाता है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। एक तो हो जाता है और एक मेरा ख्याल है ठीक भी होगा, वो आप चेक करेंगे जब, तो हम्म वो दो में मसला हो जाता है। तो आप बजाय इसके कि हम टाइम और मांगे, अगर आप क्वेश्चन ही एक कर दें वो बेहतर नहीं रहेगा। यस रहेगा तो सही। ओके, उसमें चलो ठीक है फिर। मैम इससे फिर एक सवाल पे डिपेंड एक करता है ना सर, मैंने तो अपनी तरफ से छोटे सवाल दिए थे, मतलब मुझे ये लगा कि वो दोनों सवाल छोटे हैं, खैर आप लोगों की तरफ से ये फीडबैक आ रहा है कि मैम दोनों अभी ही। देखिए आपने हमारे सामने किया है ये वाला हम्म सीके वाला, यानी कोएफिशिएंट वाला, हम्म। सिर्फ 4 थे, जो क्विज था उसमें 8 थे। आप अभी देख लेंगे इधर हाँ कितना लेकिन टाइम लग लेकिन जाएगा असद वो तो और उधर गिवन हमारे थे ना, वो सी ऑफ कितना केस तो टाइम लग गिवन थे और आपने उसको देख कर इक्वेशन लिखनी थी, वो इक्वेशन 10 मिनट में तो मतलब 10 मिनट तो बहुत हैं। नहीं, सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी। उसमें यही तो लिखा था, सवाल की स्टेटमेंट यही थी ना ओहो, कि एक राइट अच्छा इक्वेशन या डिटरमिन द पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन, तो इक्वेशन लिखनी थी ना सिर्फ। तो सी ऑफ केस तो अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पास 8 की बजाय 10 भी हों तो 10 मिनट तो बहुत हैं इक्वेशन लिखने के लिए। हाँ लिखा जा सकता है, वो तो 10 टर्म ही है ना सिर्फ, 10 टर्म्स ही हैं तो बिल्कुल, आपको सिर्फ इतना फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा के तो आपको बड़ा डिटरमिन करना है, जो कि आपके सामने ही मैंने लिखा है कि इतना मुश्किल नहीं था। नहीं, वो ठीक है, मैं समझ रहा था कि उसके बाद हमने एक्स की वैल्यूज भी नहीं करनी नहीं 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 नहीं, एक्स की वैल्यूज ही निकालनी थी। खैर एनीवेज, मतलब चलो ठीक है वो। थी, ये तो दो है बस। जी मतलब वो यही है कि इसी तरह से इसका हम। मतलब सिर्फ ये चेक करना अच्छा चलो वो तो देखूंगी मैं, तो पता थोड़ा। चलेगा। ओके, हमारे पास टाइम अब कम रह गया, अगली अगली क्लास आपकी शुरू हो गई होगी, फिर बाकी हम इंशाल्लाह बात कल करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? ओके अल्लाह ओके। हाफिज़।